शिवसेना पार्टी और उसके निशान को लेकर उद्धव ठाकरे गुट हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव गुट के नेता लगातार पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का दम ठोक रहे हैं। और एक कदम आगे बढ़ते हुए संजय राउत ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव चिन्ह और पार्टी को हड़पने में करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय। संजय राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को खरीदा हुआ फैसला भी बता दिया। इस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है, तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक तरफ उद्धव गुट बौखलाया हुआ है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट में जीत के बाद का संयम देखने को मिल रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे खुद लगातार उद्धव गुट के किसी भी आरोप का जवाब देने से चूक नहीं रहे। और पुणे में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के शासन पर आधारित किताब मोदी एट 20 के मराठी संस्करण के विमोचन के मौके पर एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी और अमित शाह को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा। मला शब्द आठवतोय की तेव्हा अमित भाई म्हणाले होते, शिंदेजी आगे बढ़ो, आपके पीछे हम चट्टान की तरह खड़े हैं। आणि त्याचप्रमाणे ते अगदी मनापासून शुभेच्छा देत आहेत आणि आज ते इकडे आले। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की बात को ही दोहराते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। दरअसल शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे पर विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाते रहे। धनुष बाण आपको मिल गया, उन्होंने ना धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहाँ गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूँ। शिवसेना का नाम और निशान मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर पहली बार बोलते हुए अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से 2019 में दिए गए वादा खिलाफी पर कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि पहले मोदी के पोस्टर और देवेंद्र फडणवीस को सीएम मानकर चुनाव लड़ा और फिर चुनाव जीतने के बाद सीएम बनने के लिए विरोधी विचारधारा के साथ मिल गए। ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाना बेहद जरूरी था। जो लोग धोखा देते ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बीजेपी के साथ साथ बाला साहेब की विचारधारा से भी विश्वासघात करने का आरोप लगाया। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो जैसी हरकत कर रही है। उद्धव ने यह भी कहा कि उनसे शिवसेना का नाम और निशान चोरी कर लिया गया है, इसका फैसला तो अब जनता करेगी। की मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे, लेकिन अब दिन बदली हो गई। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है? क्या ये प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें कुछ कहना, जो कुछ कहना है कहेंगे और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो। यही तो लोकतंत्र है। कभी कभी ऐसे लगता है कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो कल भी चुनाव आयोग ने फैसला दिया अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में आग लगी है। अभी आग लगी कि ये कैसा अन्याय है। छत्रपति शिवाजी को जिस किले में औरंगजेब ने कैद किया था, उस किले में शिवाजी की शौर्य गाथा गूंजेगी। आगरा के किले में शिवाजी की 393वीं जयंती का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए आगरा के किले में बड़ी तैयारी की गई। किले के दीवाने आम में समारोह होगा। दीवाने आम परिसर में 5 फीट ऊंची और 60 फीट लंबी स्टेज बनाई गई है। स्टेज के सामने मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। जो ये मूर्ति लगी हुई है
वो इस बात की ये चुगली करती है कि किस तरीके से आगरा की इस वीर धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए थे और उन्होंने उन लोग आतताई के खिलाफ संघर्ष को छेड़ा था और उनके नाकों चने भी दबा दिए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग ने आगरा के किले में समारोह की इजाजत नहीं दी थी। आयोजक मामले को दिल्ली हाईकोर्ट लेकर गए, जहां से समारोह मनाने की मंजूरी मिल गई। आगरा का किला और शिवाजी महाराज का गहरा रिश्ता है। मराठा इतिहास का ये एक अहम अध्याय माना जाता है। आगरा के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1573 में करवाया था। 1666 में औरंगजेब ने पत्र लिखकर शिवाजी महाराज को आगरा आमंत्रित किया। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के किले में पहुंचे, लेकिन किले के दरबार में शिवाजी को उचित सम्मान नहीं मिला। शिवाजी महाराज को अंतिम पंक्ति में बिठाया गया। शिवाजी के विरोध करने पर उन्हें किले में कैद कर दिया गया। 3 महीने तक उन्हें किले में नजरबंद करके रखा गया। इसके बाद अपने चातुर्य कौशल से वो पुत्र के साथ कैद से निकलने में कामयाब हो गए। इस घटना को मराठा इतिहास में गर्व के साथ याद किया जाता है। महाराष्ट्र समेत देश भर में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इजरायली नागरिक शिवाजी महाराज को सम्मान अर्पित करते हुए मराठी भाषा में गीत गा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर गुजरात के वडोदरा में भगवान शिव की एक विशेष प्रतिमा का अनावरण होगा। शिव की यह प्रतिमा 111 फीट ऊंची है और वडोदरा के सूरसागर झील में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर 17.5 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है, इसीलिए यह प्रतिमा दूर से ही सोने की तरह चमकती नजर आती है। सर्वेश्वर महादेव की इस प्रतिमा पर सोने की परत चढ़ाने का काम 5 साल पहले शुरू किया गया था। मंदिर की देखरेख करने वाले सत्यम शिवम सुंदरम समिति के मुताबिक इस प्रतिमा पर सोने की परत चढ़ाने पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 111 फीट ऊंची शिव की इस प्रतिमा का निर्माण 1996 में शुरू हुआ और 6 साल के बाद 2002 में इसे सूरसागर झील में स्थापित किया गया। शनिवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भगवान शिव की स्वर्ण प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार के बयान पर चुप्पी तोड़ी है। इशारों में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कांग्रेस को नसीहत देने की सलाह भी दे दी है। साथ ही कहा कि कांग्रेस अपना काम जानती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश के बयान पर बोलते हुए विपक्षी पार्टियों को यह भी संदेश दिया कि कांग्रेस को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के पाला बदलने के स्वभाव पर भी इशारों में तंज कर दिया और कहा कि कांग्रेस कभी बीजेपी से समझौता नहीं करती। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। यानी नीतीश ने लेफ्ट के मंच से कांग्रेस को गठबंधन पर निर्णय लेने की नसीहत दी, तो जवाब में कांग्रेस नेता भी नीतीश को नसीहत नहीं देने की सलाह दे बैठे। हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जहां नीतीश कुमार के बयान पर गोल बोल जवाब दिया, वहीं विपक्षी नेताओं ने नीतीश की बात को 2024 के आम चुनाव के लिए बेहद अहम बताया और कहा कि नीतीश की बात मान ली गई तो 2024 में बीजेपी का हारना तय है। जेडीयू ने 2015 के बिहार चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए अपने नेता की सलाह को मानने पर जोर दिया। बिहार देश को रास्ता दिखाता है। 2015 में हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 52 सभा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बुरी तरह से लॉक किया था। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने तो कांग्रेस पर सवाल उठाने के लिहाज से कह दिया कि बीजेपी के उभार में कांग्रेस की ही सियासत जिम्मेदार है और इसीलिए कांग्रेस की यह जवाबदेही है कि बीजेपी को रोकने के लिए पहल करे। कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से उभर करके राष्ट्रीय राजनीति में आई है,
उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही है वह भी एक वजह रही है। नीतीश की सलाह पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी मोहर लगाई और कहा कि नेतृत्व ने नीतीश की बात मान ली तो संविधान को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो 2024 हमारा होगा, देश की जनता का होगा। हम संविधान को और देश को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने नीतीश के बयान को उनकी महत्वाकांक्षा से जोड़ दिया। बीजेपी नेताओं ने नीतीश पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे, इसीलिए विपक्षी एकता का चेहरा बनने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी खेमे का संयोजक बनना चाहते हैं। आज देश में विपक्षी एकता नहीं है। इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी नीतीश के बयान पर तंज करते हुए कहा कि पहले बिहार संभालना सीख लें, फिर देश की सत्ता का सपना देखें। मैसेज नहीं दिया, प्रार्थना की, विनती की कि हमें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं। एक तरफ विपक्षी एकता की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विपक्षी खेमा एकदम बिखरा हुआ है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साथ लड़े ओम प्रकाश राजभर अब लगातार अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को तानाशाही रवैये वाला नेता तक बता रहे हैं। राजा सुहेलदेव के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश की पार्टी में वही होता है जो अखिलेश चाहते हैं। जवान अखिलेश जी कहें वह सही। वहाँ वो चीज है कि जो अपनी बात अगर कोई कहना चाहे तो वो कहने का हकदार नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टैंड का समर्थन नहीं करने पर समाजवादी पार्टी ने 2 प्रवक्ताओं को निकाल दिया था। इसी मुद्दे पर राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधा और मानस विवाद को बस बौखलाहट में उठाया गया मुद्दा करार दे दिया। ये बौखलाहट है, जो सत्ता से बेदखल हुए लोग हैं वो ना तो संविधान को मानते हैं न गावस्कर डॉक्टर। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दे दी है। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे दिन ही 6 विकेट से हरा दिया और इसके साथ ही भारत ने 4 मैच की सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 113 रन पर सिमट गई। पहली पारी के 1 रन की लीड की वजह से भारत को जीत के लिए 115 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए रविंद्र जाडेजा ने दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर कमाल कर दिया। पहली पारी के 3 विकेट को जोड़ दिया जाए तो मैच में जाडेजा ने कुल 10 विकेट लिए। रविंद्र जाडेजा के गेंद और बल्ले से कमाल के प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी पारी में एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन भी चमके और उन्होंने भी 3 विकेट झटके। इस जीत के साथ ही भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की राह और आसान हो गई है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए अब भारत को बाकी 2 मैचों में 1 जीत की जरूरत है और यही नहीं, टीम इंडिया अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनने के बेहद करीब आ गई है। इस समय टीम इंडिया वनडे और T20 में नंबर 1 है, जबकि टेस्ट में हम दूसरे नंबर पर हैं। सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के बयान पर घमासान जारी है। नीतीश के 2024 में बीजेपी को 100 सीट पर समेटने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश पहले बिहार को संभालें और पीएम बनने का सपना ना देखें। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में बनेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को मनरेगा पर बहस करने की चुनौती दी है। राहुल गांधी के मनरेगा बजट में कमी के आरोपों को खारिज करते हुए गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को बेतुका बताया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में 18,82,000 दिए जलाकर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा गया। महाशिवरात्रि के मौके पर शिप्रा तट पर शिव दीपोत्सव का आयोजन किया गया। भिवानी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। मामले में एक आरोपी श्रीकांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से आरोपी की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई।
आरोपी श्रीकांत की पत्नी कमलेश के गर्भ में 9 महीने का बच्चा पल रहा था। दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चा मृत पैदा हुआ। और जो मेरे लड़के की घरवाली थी वो पेट से थी जी, उसके भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब हम उसे नंदनगढ़ हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो उनके उस चक्कर में लगे हुए थे, समय ही नहीं था, यहाँ कोई था नहीं। और जब नंदनगढ़ जैसे उसे और लोग ले भी गए तो वहाँ जाकर के उसने बच्चे को जन्म दिया। पिता का ये भी आरोप है कि राजस्थान पुलिस उनके 2 बेटों को भी उठाकर ले गई, जिनका कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के बजरंग दल गोरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर और श्रीकांत समेत 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। उन पर राजस्थान के भरतपुर के जुनैद और नासिर के अपहरण और उनकी हत्या का आरोप है। दोनों के शव जली हुई हालत में एक गाड़ी में हरियाणा के भिवानी से बरामद हुए थे। गोरक्षा समूह के सदस्य और मामले में आरोपी श्रीकांत के परिवार का सीधा आरोप है कि राजस्थान पुलिस ने गर्भ में बच्चे की हत्या कर दी है। श्रीकांत की मां दुलारी ने नगीना पुलिस थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज करा दी, जिसके मुताबिक 16 फरवरी को तड़के 3 बजे राजस्थान पुलिस के 30 से 40 लोग आए। पुलिस गेट खुलवाकर जबरन घर में घुस आई और श्रीकांत के बारे में पूछने लगी। जब उन्हें बताया गया कि श्रीकांत घर पर नहीं है तो उन्होंने गाली गलौज और मारपीट की। अंदर हमारे गेट खोले और फिर मैं गेट खोलने खड़ी हुई तो एकदम जोर से धक्का दिया। मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि आरोपों की सच्चाई जानने के लिए पहले जांच की जाएगी। गंभीरता से जांच करते हुए इसमें जो भी सच्चाई है, अगर कोई भी लापरवाही हमारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। इस मामले में राजस्थान पुलिस की भी सफाई सामने आ गई है। राजस्थान पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि घर में रेड के दौरान हरियाणा पुलिस भी साथ में थी और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। नगीना पुलिस के साथ थी, उन्होंने जो बताया उसी के अनुसार तलाशी करी और जिनके घर पे कोई था ही नहीं, बाहर उसके 2 भाई मिले, उनसे जरूर पूछताछ लाए थे। घरों में न तो कोई औरतों का जानकारी में है, न कोई इस प्रकार का मामला है, बिल्कुल बेबुनियाद झूठा आरोप लगा रहे थे। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भरतपुर जाकर नासिर और जुनैद के परिवार से मुलाकात की। ओवैसी ने ऐसे मामलों में सीधे बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि गोरक्षकों को पुलिस और कानून का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें बीजेपी से राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की पार्टी इन जालिमों का पॉलिटिकल सपोर्ट करना हमेशा के लिए छोड़ दें। आप लोग के पॉलिटिकल सपोर्ट की बिना पर ये लोग, इतनी बड़ी ताकत इनको मिल चुकी है। यही नहीं, ओवैसी ने राजस्थान पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि अपहरण की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को फौरन चाहिए कि वो गोपालगंज के पुलिस को सस्पेंड करें और अपनी पुलिस टीम को भिजाकर उनको अरेस्ट करवाएं। किडनैपिंग यहाँ पर हुई है और हरियाणा की बीजेपी की सरकार सबसे पहले इनको अरेस्ट करे, इन तमाम टेररिस्ट को। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी को भरतपुर के SGM कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली के निकी मर्डर केस में पहली बार निकी यादव की मां मीडिया के सामने आई। निकी की मां का आरोप है कि पूरा परिवार ही इस साजिश में शामिल है, इसीलिए पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। निकी की मां का कहना है कि साहिल गहलोत ने सिर्फ उनकी बेटी की ही नहीं, उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर दी जिससे उसने दूसरी शादी की। उसकी जिंदगी दूसरी की भी उसने खराब की है, वो भी किसी की बेटी है। दोनों बेटियों को न्याय मिले। दोनों बेटियों की तरफ से मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। बेटी को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए निकी के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि केस फास्ट ट्रैक में चले और निकी के हत्यारे को फांसी की सजा मिले। मेरी बेटी के साथ अगर अन्याय किया है उसने तो उसके साथ भी अन्याय होना चाहिए जी। हम फांसी की सजा चाहते हैं। निकी हत्याकांड मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साहिल गहलोत और उसके पिता दोनों शामिल हैं। और अब बड़ी खबर बिहार के पटना से है, जहां पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। इस हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत भी हो गई है, 3 लोग घायल भी हुए हैं। इस हंगामे के दौरान गुस्साए लोगों ने फायरिंग और आगजनी कर दी। पुलिस की गाड़ियों पर हमला भी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, बिहार के पटना की ये तस्वीरें। 2 ग्रुप्स में झड़प, हिंसक झड़प हो गई है, 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हो गए। ये देखिए 2 गुटों में झड़प के बाद की तस्वीरें। जगह जगह पर आगजनी की गई। हंगामे के दौरान गुस्साए लोगों ने किस तरह से फायरिंग की, किस तरह से जगह जगह आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा गया है, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें,
पुलिस की गाड़ियों पर हमला, इसी के साथ साथ कई जगहों पर आगजनी की गई है, फायरिंग भी हुई है। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस फैलने के बाद WHO ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इस वायरस को कोरोना से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बताया जा रहा है कि गिनी में मारबर्ग वायरस की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसके 16 संदिग्ध मरीज भी पाए गए हैं, जिसके बाद गिनी में करीब 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इससे पहले जुलाई 2022 में घाना में भी इस तरह की बीमारी का आउटब्रेक हुआ था। बताया गया कि मारबर्ग वायरस की चपेट में आने वालों में 50% मरीजों की मौत हो जाती है। हालांकि साल 2005 में अंगोला में इस बीमारी की चपेट में आने वालों में 88% मरीजों की मौत हो गई थी। वैसे मारबर्ग वायरस इंसानों में बहुत कम मिलता है। यह इबोला वायरस के परिवार का ही माना जाता है, जो चमगादड़ों में ज्यादा होता है। कोरोना की तरफ से बीमारी छूने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलती है। इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन या फिर एंटीवायरल मेडिसिन अब तक नहीं है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर और एसपी के नेता फहद अहमद की शादी के पार्टी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हंगामा हो गया। 2 पूर्व छात्र नेता पूरे मामले में अब आमने सामने आ गए और विवाद टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर शाहीन बाग तक पहुंच गया है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने एएमयू में स्वरा भास्कर और फहद अहमद की शादी की पार्टी के आयोजन का विरोध करते हुए कहा कि एएमयू पढ़ने की जगह है, ना कि पार्टी करने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक तालीमी इदारा है, इस तरीके की एक्टिविटी कैंपस में शोभा नहीं देती और इस तरीके का कोई भी अगर इवेंट होता है तो इसकी हम लोग पुरजोर तरीके से मरम्मत करेंगे। दरअसल एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन एएमयू कैंपस में शादी की पार्टी रखना चाहते हैं। फैजुल स्वरा और फहद के दोस्त हैं। फहद अहमद एएमयू के ही पुराने छात्र भी हैं। यहाँ छात्र हैं, वो जो अपनी यूनिवर्सिटी आएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए बैन लगा है, या कोई ऐसा तो बैन नहीं है कि फला नहीं आ सकते, फला आ सकते हैं। लेकिन छात्रों का एक गुट इस आयोजन का विरोध कर रहा है। नदीम अंसारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नसीहत देते हुए इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि अगर इन लोगों को विश्वविद्यालय में आने की इजाजत दी गई तो कैंपस में देश विरोधी नारे भी लग सकते हैं और हंगामा बढ़ सकता है। शाहीन बाग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले अगर यहाँ आएंगे तो देश विरोधी नारे भी लग सकते हैं। अगर इस पे संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। स्वरा भास्कर CAA कानून के वक्त काफी मुखर रही हैं। JNU में देश विरोधी नारे वाले विवाद के दौरान भी उन्होंने छात्रों का समर्थन किया था। इसीलिए AMU में छात्रों के एक पक्ष को ये डर है कि स्वरा के आने से विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़ सकता है। गुजरात के मेहसाणा जिले में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए गए। शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा कि घर की छत पर खड़े लोग नोट उड़ा रहे हैं। वीडियो में घर के नीचे भारी भीड़ दिखी जो दोनों हाथ उठाकर नोटों को पकड़ने में जुटी थी। छत से उड़ाए जा रहे 100 और 500 के नोटों को बटोरने के दौरान लोगों में हाथापाई भी हो गई। इस दौरान घर की पहली मंजिल पर खड़े कुछ लोग नोट पकड़ने के चक्कर में छत से गिरते गिरते भी बचे। वहीं इस मामले की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि शादी 16 फरवरी को हुई थी। कोहरे के कारण आज गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह घना कोहरा हादसे की वजह बना। कोहरे के कारण एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियां और बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। पंजाब के गुरदासपुर में BSF ने फिर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। संदिग्ध ड्रोन से ड्रग्स सप्लाई की कोशिश की जा रही थी। महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए आज दिल्ली पुलिस ने एक खास बाइक रैली का आयोजन किया। कुतुब मीनार से हौज खास तक निकाली गई इस बाइक रैली में कई महिलाएं शामिल हुई। दिल्ली के हैदरपुर बादली में एक DTC बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त कई यात्री बस में सवार थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सबको उतार लिया गया। तुर्की और सीरिया में सदी के सबसे भयानक भूकंप की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या 46,000 को पार कर गई है। हादसे के 13 दिन बाद भी अब दुनिया के सामने तबाही को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो उस वक्त के हाहाकारी माहौल की गवाह बन गई। तुर्की के कई शहरों से आई इन्हीं तस्वीरों में एक CCTV फुटेज उस वक्त का सामने आया जो ठीक भूकंप के वक्त का है। भूकंप के झटकों के बाद इमारतों के गिरने से इस तरह का गुबार आसमान की तरफ उठा जैसे किसी विस्फोट के बाद होता है। फिर तो दहशत के मारे लोग भागते नजर आए। इसके कुछ देर बाद जब गुबार थमा तो हर तरफ चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी।
फिर तो जगह जगह एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाने और राहत बचाव के अभियान का सिलसिला चल पड़ा। ये तस्वीर तुर्की के केवल एक शहर की नहीं है। रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद इन दो मुल्कों के ज्यादातर शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। हर तरफ हाहाकार ही हाहाकार। और हाहाकार के बाद बचाव अभियान की तस्वीर। फिर तो जमीन पर सीना ताने खड़े रहने वाले अपार्टमेंट के जमीन पर गिर जाने के बाद क्रेन के जरिए मलबा हटाने के अभियान का ना थमने वाला दौर शुरू हो गया। जो हादसे के वक्त घर के बाहर थे वो अपनों की तलाश में खंडहर में बदल चुके घरों में जान जोखिम में डालकर घुसते दिखे। इस दौरान मानवता की मिसाल पेश करने वाला एक सीसीटीवी फुटेज भी तुर्की के एक अस्पताल से सामने आया, जिसमें भूकंप के तगड़े झटके के बाद नवजात शिशुओं के वार्ड में ड्यूटी पर तैनात 2 नर्स दौड़कर वार्ड में पहुंचती दिखी। भूकंप के झटकों से वार्ड के तमाम इंक्यूबेटर्स बुरी तरह हिलते दिखे, जिससे बच्चों की जान जोखिम में थी। दोनों नर्स अपनी जान की फिक्र न करते हुए बच्चों को बचाने के लिए इंक्यूबेटर्स को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करती दिखी। भूकंप के बाद नामालूम ऐसे कितने लोगों ने अपनी जान की फिक्र किए बगैर दूसरों को बचाने की कोशिश की। इन तस्वीरों को तुर्की ही नहीं, इंसानियत में भरोसा करने वाले भी कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ भूकंप के उन लम्हों की तस्वीरों को भी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। तुर्की के एक और शहर में भूकंप के झटके आते ही ताश के पत्ते की तरह भर-भरा कर गिरती एक इमारत दिखी। इसी तरह से एक और खौफ से भर देने वाली तस्वीर दिखी, जिसमें इमारत के जमींदोज होने के बाद धुएं की तरह उठता गुबार और जान बचाकर भागते लोग नजर आए। हादसे के फौरन बाद पीड़ितों की मदद के लिए दुनिया भर के राहत बचाव कर्मी जब प्रभावित इलाकों में पहुंचे तो कलेजे में टीस पैदा करने वाली तस्वीरें पल पल सामने आने लगी। ऐसी ही एक तस्वीर में कंक्रीट के मलबे के दरार से एक बच्ची को निकालने का वीडियो सामने आया। इसी तरह जब एक और बच्ची मलबे से सही सलामत निकाली गई तो उसके पिता अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से चिपकाकर भागते दिखे और परिवार वालों के बीच पहुंचने के बाद बिलख पड़े। भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। इन दोनों देशों के ज्यादातर इलाके मलबे के ढेर में बदल गए और कई इमारतें खंडहर के रूप में बच गई। जाहिर है ऐसे में भूकंप के बाद जब दुनिया की निगाहें इन दो मुल्कों पर गईं तो हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आने लगा। यही नहीं, तुर्की के औद्योगिक इलाके तो भूकंप के बाद लपटों से भी घिर गए। यही नहीं, तुर्की के कई खुशहाल इलाके राहत शिविरों के इलाके में बदल गए, जहां आलीशान इमारतों में रहने वाले कुदरत की तबाही की वजह से कड़कड़ाती ठंड में टेंट और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर दिखे, जिनके लिए ठंड से बचने के लिए अलाव के अलावा कुछ और नहीं था। जब हालात इतने विकट हों तो मरने वालों की संख्या का अंदेशा कलेजे में हुक पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन तुर्की की इस हकीकत में कई बड़े बड़े हॉल शवों से भरे नजर आने लगे और अपनों को यहाँ देखने वालों के लिए खुद पर काबू रखना भारी हो गया। हालांकि ऐसे हालात में भी चमत्कार के कई लम्हे सामने आए, जिनमें मौत को मात देने वाली कुछ दिनों की बच्ची से लेकर कई बच्चे तक बाहर निकाले जाते रहे। और जब हालात ऐसे हों तो दुख की इस घड़ी में दुनिया भर से मदद के लिए पहुंचे लोगों का शुक्रिया कहना तो बनता ही है। तुर्की के पीड़ितों ने मददगारों को शुक्रिया कहने में कोई कंजूसी नहीं की। आर्टिकल 370 हटने और आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट का असर जम्मू कश्मीर पर नजर आने लगा है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के पंजगाम गांव में सेना ने खेलो इंडिया के तहत महिला स्नो क्रिकेट का आयोजन किया। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए अलग अलग इलाकों की 4 टीमें पहुंच गईं और इनका हौसला बढ़ाने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में इलाके के लोग उमड़ पड़े। कुपवाड़ा में अपनी तरह के इस पहले आयोजन में बर्फीले मैदान पर लड़कियां गेंद और बल्ले से धमाल मचाती रहीं और किसी बड़े आयोजन की तरह मैच का आंखों देखा हाल भी सुनाया जाता रहा। मैच के दौरान खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी उत्साहित नजर आए। हम शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी टीम के, जिन्होंने हमें यहाँ पर खेलने के अपॉर्चुनिटीज दी है। भारतीय सेना की इस पहल से खासकर लड़कियों को खेलने कूदने का मौका देने से स्थानीय नागरिक भी बेहद खुश दिखे।
के इस बर्फ के अंदर जहां चलना भी मुश्किल होता है और यहां क्रिकेट खेलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दोबारा से एक बार अपनी इंडियन आर्मी को अपनी पूरी आवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूं। बर्फ से घिरी वादी में महिला क्रिकेटरों ने सेना की तरफ से मिले इस मौके का भरपूर लुत्फ उठाया। बर्फबारी से भले ही कई इलाके मुसीबत की चपेट में आ जाते हों, लेकिन दुनिया भर के कई लोगों को इस मौसम का इंतजार भी होता है। फ्री राइड के शौकीन लोगों के लिए यह मौसम बहुत खास है, खासकर बर्फ पर चुनौती भरे खेल के शौकीनों के लिए, जिसकी एक झलक कनाडा के रॉकी माउंटेन पर दिखी, जहां फ्री राइड वर्ल्ड कप में दुनिया भर के स्कीइंग चैंपियंस ने हिस्सा लिया। हालांकि ताजा बर्फबारी की वजह से खिलाड़ियों की चुनौती बढ़ गई और बर्फ की ग्रिप होने की वजह से उन्हें खतरों का सामना भी करना पड़ा। स्कीइंग के वक्त बर्फ खिसकने से कई खिलाड़ी हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद खिलाड़ियों का हौसला बना रहा। यही वजह रही कि सभी खिलाड़ी बर्फ को चीरते हुए बेखौफ होकर स्कीइंग करते रहे और दर्शकों में भी इस आयोजन को लेकर पूरा उत्साह बना रहा। इस खेल को देखने पहुंचे लोग हर जंप और मूव के साथ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते दिखे। खेल में शामिल खिलाड़ियों ने भी दर्शकों को रोमांच से भर देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खिलाड़ियों को जब भी मौका मिला, वो कलाबाजियों के जरिए ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते दिखे कि उनका दांव गलत लग चुका है। हालांकि ये लोगों के मनोरंजन के लिए स्टंट का हिस्सा ही था। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेडिकल जांच भी करवानी होगी। बताया गया है कि चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी, जिसके लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने 2 महीने पहले ही वेबसाइट खोलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि लोगों से रजिस्ट्रेशन कराते वक्त सही मोबाइल नंबर भरने की अपील की गई है। यह भी कहा गया है कि अपनी गाड़ी से दर्शन के लिए जाने वालों को गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन में सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में बजट सत्र से पहले पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सरकारी विभागों के हजारों कर्मचारी पंचकुला पहुंच गए और रैली करने के बाद कर्मचारियों ने पंचकुला से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए चंडीगढ़ के लिए कूच किया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों पर पानी की जमकर बौछारें की। लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि प्रदर्शनकारी बजट सत्र से पहले सरकार से पुरानी पेंशन को हर हाल में बहाल करवाना चाहते हैं। इसीलिए प्रदर्शनकारी इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के सामने चट्टान बनकर खड़ी रही। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि इस मांग को लेकर वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करो, अभी तो हरियाणा में 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद यह तय माना जा रहा है कि विपक्ष सदन में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का मुद्दा जोर शोर से उठा सकता है। दिल्ली शराब घोटाले का मामला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। किस तरह से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये आपको आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे करारा जवाब दिया, देखिए। एस जयशंकर ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को एक अमीर और जिद्दी शख्स बताया है। जयशंकर ने कहा कि सोरोस चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान गैब्रियल ने तबाही मचा दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आंधी तूफान और भूस्खलन से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 6000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ताइवान से जारी तनाव के बीच चीनी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर पहुंचा। चीनी अधिकारियों के इस दौरे के खिलाफ ताइवान के नागरिक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस की ओर से जारी हमलों के बीच यूक्रेनी सेना हथियारों की उम्मीद लगाए बैठी है।
अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजे, लेकिन हथियार बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक नहीं पहुंच पाए। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें दिल्ली का बजट बनाने का हवाला दिया और पूछताछ के लिए नई तारीख की मांग कर दी। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पर पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को भरोसा दिलाया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सीबीआई के हर सवाल का जवाब देंगे। फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन शराब पॉलिसी का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने से मनीष सिसोदिया बहुत गुस्से में दिखे और उन्होंने बीजेपी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। और मनीष सिसोदिया ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश है कि वो मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। फ्राइडे को वो सुप्रीम कोर्ट में हारते हैं, सैटरडे सुबह वो मुझे नोटिस दिलाते हैं कि संडे सुबह हाजिर हो जाओ। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ मनीष सिसोदिया ने यह भी दलील दी कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो दिल्ली के विकास के तमाम काम रुक जाएंगे। तो वित्त मंत्री के नाते जब मैं बजट को फाइनल टच दे रहा हूँ, उस वक्त की गिरफ्तारी से दिल्ली के काम सफर करेंगे, दिल्ली के लोगों के बजट के सारे काम डिरेल हो जाएंगे। और सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। सीएम केजरीवाल ने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। और दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, इस बात से सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी के आरोपों पर चौतरफा घिरे मनीष सिसोदिया के बचाव में उतरे सीएम केजरीवाल ने शराब पॉलिसी की तारीफ भी की। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा रही है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग कितनी भी चाल चल लें, लेकिन अंत में सत्य की जीत होगी। शराब घोटाले के मामले में सीएम केजरीवाल का बयान सामने आया तो बीजेपी ने उन पर पलटवार करने में देर नहीं की, जिसके लिए बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा सामने आए और उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और उन्हें नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दे डाली। तो अरविंद केजरीवाल जी अपना नार्को टेस्ट करवाएं और वो नार्को टेस्ट में इसी बात को अगर बोलेंगे कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो मैं भी मान लूंगा। परवेश वर्मा ने केजरीवाल के उन दावों पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने नई शराब पॉलिसी से पंजाब सरकार को प्रॉफिट होने का दावा किया था। पंजाब में उनका कहना है कि हमने वहाँ पे अपना रेवेन्यू 48% बढ़ा दिया, मगर वो रेवेन्यू सरकार का नहीं बढ़ा, वो सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। परवेश वर्मा ने यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया जी कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि सारे लोग उनके पकड़े जा चुके हैं, सारी बातें, सारे गवाह सब उनके खिलाफ हैं। दिल्ली टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने 4 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। रविंद्र जाडेजा 7 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। विराट कोहली ने दिल्ली टेस्ट के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाए हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से मात दे दी। फाइनल मैच में जयदेव उनादकट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनाया। तमिलनाडु में आज एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए 150 सैटेलाइट्स को एक रॉकेट से लॉन्च किया गया। अगर किसी से पूछा जाए कि देश के किस शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम लगता है तो शायद लोगों का जवाब दिल्ली या फिर मुंबई होगा। लेकिन दुनिया भर के शहरों के ट्रैफिक की निगरानी करने वाली डच संस्था टॉमटॉम का लेटेस्ट ट्रैफिक इंडेक्स कुछ और ही बताता है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम वाले शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हैं। लेकिन खास बात यह है कि टॉप 10 में शामिल ये दोनों शहर दिल्ली या फिर मुंबई नहीं है।
टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक लंदन में होता है, जहां पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 36 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इस इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है भारत का बेंगलुरु, जहां पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 29 मिनट और 10 सेकंड लगते हैं। तीसरे नंबर पर आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, जहां पर 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 28 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। हैवी ट्रैफिक के मामले में चौथे नंबर पर जापान का सेपेरो है, जहां पर 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 27 मिनट 40 सेकंड लगते हैं। पांचवें नंबर पर है इटली का मिलान, जहां पर लगते हैं 27 मिनट और 30 सेकंड। छठे नंबर पर है भारत का पुणे, 10 किलोमीटर के लिए लगते हैं 27 मिनट 20 सेकंड। ट्रैफिक इंडेक्स में दिल्ली है 34वें नंबर पर, जहां 10 किलोमीटर तय करने में लगते हैं 22 मिनट और 10 सेकंड। मुंबई का नंबर है 47वां, जहां पर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए लगते हैं 21 मिनट और 10 सेकंड। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से अपनी ताकत का परिचय दिया है। शनिवार को राजधानी प्योंगयांग में वासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसके लिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने शनिवार सुबह 8 बजे अचानक लॉन्चिंग ड्रिल का आदेश दिया, जिसके बाद जापान के पश्चिमी तट से दूर समुद्र में वासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। 대륙간 탄도미사일 발사 훈련은 적대 세력들에 대한 치명적인 핵반격 능력을 불가항력적으로 구축하기 위한 우리 공화국 मिसाइल ने अधिकतम 5,700 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरते हुए करीब 900 किलोमीटर की दूरी तय की। जापान ने कहा कि मिसाइल ने उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में 66 मिनट तक उड़ान भरी। जापान के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यह मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने वॉशिंगटन और सियोल के लिए चेतावनी के तौर पर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और यह प्योंगयांग की घातक परमाणु जवाबी हमले की क्षमता को प्रदर्शित करता है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे और उसके हर शत्रुतापूर्ण कदम के खिलाफ उसके अनुरूप शक्तिशाली और भारी जवाबी कार्रवाई करेंगे। किम यो जोंग ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उत्तर कोरिया के बारे में गलत जानकारी देने की कोशिश कर रहा है, जो कि किसी शत्रुतापूर्ण नीति से कम नहीं है। किम जोंग की बहन ने अमेरिका को संभल जाने की चेतावनी भी दी है। उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन की बेटी सुर्खियों में है। बीते दिन किम जोंग अपनी बेटे के साथ एक फुटबॉल मैच देखने के लिए पहुंचे। ये पहली बार रहा जब किम की बेटी को किसी गैर सैन्य कार्यक्रम में देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फुटबॉल मैच किम जोंग के दिवंगत पिता और उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल के जन्मदिन के मौके पर रखा गया था और इसी कार्यक्रम में किम अपनी 10 साल की बेटी जू ए के साथ पहुंचे। वैसे तो बाप बेटी की ये जोड़ी कई बार साथ देखी जा चुकी है, लेकिन दोनों का ये साथ हमेशा मिसाइल परीक्षणों के दौरान ही दिखा था। इस महीने की शुरुआत में भी जू ए को मिलिट्री परेड के दौरान अपने पिता के साथ देखा गया था, लेकिन किसी गैर सैन्य कार्यक्रम में किम और उनकी बेटी को पहली बार साथ देखा गया। हालांकि दोनों का ये साथ कई लोगों को खलने लगा है। दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किम जोंग अभी से अपनी बेटी को देश पर राज करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण देखने के बाद अब किम की बेटी को शासन और सार्वजनिक जीवन का ज्ञान दिया जा रहा है। भूकंप प्रभावित सीरिया की राजधानी दमिश्क मिसाइल अटैक से दहल गई। रविवार तड़के पहली बार इजराइल ने दमिश्क के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसके बाद सीरिया के दमिश्क में अफरा तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क के काफर सोसे में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई। इस इलाके में सीरिया की सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और सीनियर अधिकारियों के घर हैं। इजरायली हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक इमारत में बड़ा सा गड्ढा हो गया। वहीं दूसरी इमारत में मिसाइल अटैक के बाद आग धधकती दिखी। इजरायली एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। दमिश्क पर इससे पहले 2 जनवरी को हमला हुआ था, जब इजराइल की सेना ने हवाई अड्डे पर मिसाइलें दागी थी, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। सीरिया में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे ईरानी समर्थित ग्रुप पर इजराइल हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध को करीब 1 वर्ष होने को है और इस बीच अमेरिका ने रूस पर सबसे गंभीर आरोप लगाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी भी दी है। इसके लिए म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि रूस ने यूक्रेन हमले के मामले में सबूतों की जांच की है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। The United States has formally determined
that Russia has committed crimes against humanity. कमला हैरिस ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ व्यापक हमले किए। उन्होंने कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। कमला हैरिस ने कहा कि अपराधों को अंजाम देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। I say to all those who have perpetrated these crimes and to their superiors who are complicit in these crimes, you will be held to account. In the face of these indisputable facts. अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही चीन ने रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए। उन्होंने कहा कि चीन का रूस को समर्थन करना रूस को और आक्रामक बना रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जासूसी गुब्बारे के मुद्दे पर चीन को चेतावनी दी है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इतर ब्लिंकन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और इसी बैठक के दौरान जासूसी गुब्बारे की घुसपैठ का मुद्दा उठा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने देश के हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजने के चीन की हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया और इसे फिर कभी नहीं दोहराने की चेतावनी दी। ब्लिंकन ने ट्वीट कर लिखा कि अभी चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। मैंने चीनी निगरानी गुब्बारे की घुसपैठ की निंदा की और जोर देकर कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैंने चीन को रूस को सामग्री सहायता प्रदान करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। अमेरिका ने चीन को स्पष्ट लहजे में कह दिया कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं चीन ने स्पाई बलून मामले में अमेरिका की कार्रवाई को हिस्टेरिकल और बेतुकी बताया। 我们这个地球的上空飘荡了很多的气球啊，各国的都有，难道美国都要把它打下来吗？美国这种做法。 ब्लिंकन ने रूस को हथियार सप्लाई करने को लेकर भी चीन को चेतावनी दी। ब्लिंकन ने कहा कि अगर चीन रूस की मदद करता है तो उसे इसका अंजाम झेलना पड़ेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता की बड़ी वजह मुफ्त बिजली पानी सहित डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा को माना जाता है। अब दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अक्टूबर 2019 में शुरू की गई पिंक पास योजना को महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला है और अब तक 100 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने दिल्ली सरकार की बसों में मुफ्त में सफर किया है। इस योजना के बाद 2020-21 में 25% महिलाओं ने बसों में सफर किया, जबकि 2021-22 में बढ़कर यह आंकड़ा 28% तक पहुंच गया। 2022-23 में यह बढ़कर 33% हो गया। इस योजना पर दिल्ली सरकार अब तक 1000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। दिल्ली में कई इलाकों में कल पानी की सप्लाई नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत होने लगी है। दिल्ली में कल शालीमार बाग, अशोक विहार और पीतमपुरा समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। लखनऊ के चिन्हट में तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के बांदा में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक एक दुकान में जा घुसा, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। यूपी के बदायूं में गंगा नदी में नहाने गए एमबीबीएस के 5 छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया है। 2 छात्रों को मौके पर बचा लिया गया, लेकिन 3 छात्र लापता हो गए, जिनका शव रविवार को बरामद कर लिया गया। गोताखोरों की टीम ने 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों छात्रों के शव नदी से बाहर निकाल लिए। आज अभी थोड़ी देर पहले वहीं पे 700-800 मीटर की दूरी पे तीनों जो मिसिंग बच्चे थे उनकी शव प्राप्त हो गए हैं। मृतक छात्र बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और महाशिवरात्रि के मौके पर गंगा स्नान के लिए गए थे, लेकिन सभी छात्र नदी में डूब गए थे। वहीं बच्चों की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोलंबिया में इन दिनों कार्निवल का जश्न चल रहा है और इस दौरान लोग जहां खूब मस्ती करते दिखे, वहीं कार्निवल को देखने के लिए काफी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोलंबिया के तटीय शहर बैरंक्विला में कार्निवल समारोह के दौरान पारंपरिक बैटल ऑफ फ्लावर्स परेड की 120वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान सड़कों पर महिलाएं डांस करती दिखी। महिलाएं काफी सज धज कर कार्निवल समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी।
और इस दौरान उनका उत्साह देखने लायक था। परेड में कई ग्रुप्स शामिल थे जिन्होंने बेहतरीन डांस का प्रदर्शन किया। इस दौरान कई लोग अजीबोगरीब वेशभूषा में नजर आए। कोई सैनिक बना था तो कोई डरावने गेटअप में पहुंचा था। Esto ha sido un proceso bastante divertido, puedo decir, aunque a veces estresante, a veces esto ha sido con mucho sacrificio. कार्निवल समारोह के दौरान पारंपरिक परेड देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। No me gusta perderme ningún punto del espectáculo y entre más temprano llegue mejor porque ya uno ya tiene donde ubicarse y todo. En cambio, si ya viene uno tarde, ya uno encuentra espacecito para verse nada. बैरंक्विला में सन 1930 से बैटल ऑफ फ्लावर्स परेड का आयोजन होता है, जिसमें परेड का नेतृत्व एक नाव की सवारी कर रही कार्निवल क्वीन करती है और उस पर लोग फूल फेंकते हैं।